नमस्कार। हम वोट देने जाते हैं पोलिंग बूथ्स पर और पोलिंग बूथ पर होते हैं सीसीटीवी कैमरास। लेकिन इस समय देश में एक बड़ी डिबेट चल रही है। वो डिबेट ये है कि क्या वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक ही रहनी चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर सामने भी लाई जा सकनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन, जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में फेयर इलेक्शंस हो, इसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है और उसका स्टैंड ये है कि वो फुटेज बाहर नहीं आए। तो आइए समझते हैं सिंपल शब्दों में कि इस मामले में हुआ क्या है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं और हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए। इस चैनल पर हम बात करते हैं इंडिया के पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की और कोशिश करते हैं कि हमारी सरकारें हमारे लिए सही काम करें। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे, विधानसभा चुनाव। दिसंबर 2024 में उन्हीं इलेक्शंस से रिलेटेड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को था कि उस इलेक्शन से रिलेटेड पोलिंग बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज पेटिशनर को दे दी जाए। पेटिशनर मतलब जिसने वो केस फाइल किया। लेकिन उसके ठीक 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने सरकार के साथ मिलकर रूल्स बदल दिए, यानी कि पहले के रूल के मुताबिक वो सीसीटीवी फुटेज शेयर कर सकते थे, बट अब ये रूल बदलने के बाद इलेक्शन कमीशन को ये सीसीटीवी फुटेज शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके 5 महीने बाद यानी कि मई 2025 में एक और बड़ा रूल बदला गया। वो ये कि पहले सीसीटीवी फुटेज करीब 1 साल तक स्टोर करके रखी जाती थी, लेकिन अब उसे सिर्फ 45 दिन बाद ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और उसके 45 डेज बाद उस इलेक्शन के रिजल्ट से रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज नहीं रहेगी। और आइडियली ये रूल्स में बदलाव ऐसे ही नहीं हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई रिकमेंडेशन गया होगा, लॉ मिनिस्ट्री ने उसे कंसिडर किया होगा, उस पर डिस्कशंस हुए होंगे और उसके बाद रूल्स बदले जाते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये सिर्फ 3 दिन के अंदर बदल दिया गया। तो आइए समझते हैं कि सीसीटीवी फुटेज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। एक पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज से ऐसा क्या पता चल सकता है। तो पहला, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग। मान लीजिए कि कोई ज़बरदस्ती वोटर्स को हटाकर खुद वोट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। ये पहले बहुत होता था, हालांकि अब बहुत कम हो गया। दूसरा, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं पोलिंग बूथ पर, क्या वो इम्पार्शियल हैं या वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, वो किसी पार्टी के फेवर में तो काम नहीं कर रहे। जैसे एक रूल होता है कि पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर आप किसी पार्टी का सिंबल नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर लेके जाते हैं और कई बार ऐसे ऑफिशियल्स जो भी पार्टी पावर में है, जो भी पार्टी सरकार में है, उसके दबाव में भी आ जाते हैं और गलत चीज़ होने भी देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सीसीटीवी फुटेज से पता लग सकती है। तीसरा, कि वोटिंग के बाद जो इंक लगाई जाती है वो लगाई गई कि नहीं। अगर मान लीजिए वो नहीं लगाई गई तो उसी बूथ पर डुप्लीकेट वोटिंग की भी रिस्क हो सकती है। चौथा, कि कोई अनऑथोराइज्ड लोग तो नहीं है। पांचवा, फॉर्म 17C के साथ क्रॉस चेक हो सकता है। फॉर्म 17C क्या होता है? बूथ पर वोटिंग खत्म होने के बाद एक फॉर्म बनता है जिसमें ये रिकॉर्ड होता है कि कितने वोट्स इस बूथ पर पड़े। अब मान लीजिए कि उस फॉर्म के अनुसार 1000 वोट पड़े, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में लगभग 300 ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये एक सिग्नल हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी सीसीटीवी फुटेज से यूजफुली पता लग सकती हैं। एक एग्जाम्पल से, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझिए कि सीसीटीवी फुटेज कितना यूजफुल है। 2024 में चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन था। उस मेयर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी 2 कंटेंडर्स थे। और मेयर इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें जो आपके पार्षद हैं, जो आपके वार्ड मेंबर्स हैं, वो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हमारा मेयर कौन होगा। अब उस समय चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के ज़्यादा थे और बीजेपी के कम थे, तो ये बहुत सर्टेन था कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे चीटिंग हुई। वहाँ पर एक पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया। वो पोलिंग ऑफिसर का नाम था अनिल मसीह, और वो पोलिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने अपॉइंट किया, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। और उस पोलिंग ऑफिसर ने क्या चीटिंग करी कि जो आम आदमी पार्टी के वोट्स थे उनको ज़बरदस्ती खराब किया डिस्क्वालीफाई करने के लिए। इस तरह से उसने बीजेपी का मेयर बनवा दिया। हालांकि बाद में इसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। वो सीसीटीवी फुटेज सुप्रीम कोर्ट ने देखी और सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई और उसका रिजल्ट पलटा, मतलब कि बीजेपी के मेयर से आम आदमी पार्टी का मेयर बना।
सोचिए कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस नहीं हो तो ये तो हमें कभी पता ही नहीं चलता, ये चीज़ तो हमेशा दबी रह जाती। तो सीसीटीवी फुटेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस है जो कि आगे जांच में यूज़फुल हो सकता है। तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज उठाकर सार्वजनिक कर देना चाहिए? इसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन के कुछ तर्क हैं। तो आइए समझते हैं इलेक्शन कमीशन के इसके खिलाफ क्या तर्क है। इलेक्शन कमीशन का पहला तर्क है कि रॉ फुटेज अगर बाहर आ गई तो लोग एआई के थ्रू फेक वीडियोस बना लेंगे और फेक नैरेटिव्स चला देंगे। अब ये तर्क में उतना दम नहीं लगता, क्योंकि बिना असली फुटेज के भी एआई के थ्रू फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई इतना ही मिसयूज़ कर भी लेगा तो उसे लॉ के थ्रू पनिश भी किया जा सकता है। दूसरा कंसर्न है कि अगर फुटेज बाहर आ गई तो लोगों के चेहरा दिखेगा तो लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि वो खुद ऑलरेडी एक पब्लिक प्लेस में है, एयरपोर्ट पे सब जगह सीसीटीवी होते हैं, तो वो कितना ही प्राइवेसी का हनन है। तीसरा कंसर्न ये है कि अगर फुटेज बाहर आ गई तो ये पता लग जाएगा कि कौन वोट करने आया, कौन वोट करने नहीं आया, और ऐसे लोगों की टारगेटिंग हो सकती है। जैसे कि कुछ पावरफुल लोग उन लोगों को डरा धमका सकते हैं कि आप वोट करने क्यों नहीं गए थे, उनको लगे कि भाई ये हमारा वोट बैंक है और ये वोट करने नहीं गए थे। ये फिर भी एक थोड़ा जायज़ कंसर्न है कि अगर एक मास पब्लिक सर्चेबल डेटाबेस बन जाए तो हाँ वाकई मतलब ये एक रियल डेंजर है, तो ये कंसर्न थोड़ा सा वैलिड है। एक गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी तरह की फुटेज से कभी भी ये नहीं पता लग सकता कि मैंने किसको वोट किया, यानी कि किस इंसान ने किसको वोट किया, ये कभी भी नहीं पता लग सकता। अगला कंसर्न इलेक्शन कमीशन ने यह जताया कि एक आदमी इतनी सारी फुटेज कैसे देखेगा, उसको तो करीब 3,500 साल लग जाएंगे। अब ये तो बहुत ही एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट है। इलेक्शन कमीशन को इस बात से क्या मतलब है कि सामने वाला उसको कैसे देख पाएगा। इलेक्शन कमीशन का ये तो कंसर्न नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है टारगेटेड बूथ्स पे देखे, वो हो सकता है कंप्यूटर से एनालिसिस करवाए फुटेज का, वो हो सकता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड का देखे। ये एक दम वाला आर्ग्यूमेंट नहीं लगा। फिर जो दूसरा रूल इलेक्शन कमीशन ने चेंज किया कि इलेक्शन की फुटेज 1 साल तक नहीं, सिर्फ 45 डेज तक रखी जाएगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट था कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोई भी इलेक्शन अगर होता है तो उसको चैलेंज करने के लिए लॉ के हिसाब से आप 45 दिन तक ही, यानी 45 डेज तक ही चैलेंज कर सकते हैं। तो उससे आगे की सीसीटीवी रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट में थोड़ी सी वैलिडिटी है, ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा तर्क वाला है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें हैं कि सीसीटीवी फुटेज का यूज़ ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए किया जाए। वो बाद में भी धीरे धीरे आरटीआई से, मीडिया इन्वेस्टिगेशन से सामने आ सकता है। और मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद हमें समझ में आता है कि कहीं किसी इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई थी और वो पब्लिक के सामने रखा जाए, तो भले ही इलेक्शन चैलेंज ना हो तो भी ये एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और इससे इस चीज़ पे प्रेशर बनेगा कि आगे के इलेक्शंस फेयर हों, सही हों, और गलत करने वाले लोग डिटर होंगे क्योंकि उन्हें ध्यान रहेगा कि ये लंबे समय तक ये फुटेज सीसीटीवी में कैद हो जाती है। तो ये भी तर्क उतना वैलिड नहीं लगा। हालांकि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने ये ज़रूर कहा है कि अगर 45 दिन के अंदर किसी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया जाता है तो वो सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, और ये एक अच्छा स्टेप है। तो ऐसे में हमने देखे कि इलेक्शन कमीशन के भी कुछ तर्क थे और ट्रांसपेरेंसी होने के लिए भी कुछ तर्क हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? वाकई प्राइवेसी भी एक थोड़ा सा वैलिड कंसर्न है, बट ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी को बैलेंस भी किया जा सकता था। जैसे कि कुछ मिडिल ग्राउंड निकाला जा सकता था, जैसे कि कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, एकदम पब्लिक में ओपन नहीं किया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है, उसकी प्रॉपर लॉगिंग होगी, मिसयूज़ करने का पनिशमेंट होगा। आज के टाइम में तो हम फेसेस को ब्लर कर सकते हैं फुटेज में, तो उस फुटेज का एक हैश बना के रखा जा सकता है, सो दैट अगर उस फुटेज को कोई चेंज करता है तो हमें पता लग जाए। तो ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी दोनों को बैलेंस किया जा सकता था। अब सवाल यह है कि इससे हमें क्यों परवाह करनी चाहिए, हमें क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? तो डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी तभी मजबूत है जब इंस्टीट्यूशंस पर हमें भरोसा हो, और भरोसा जब होगा जब ट्रांसपेरेंसी भी हो। सोचिए, एक छोटी सी दुकान में अगर चोरी हो जाए तो महीनों तक सीसीटीवी संभाल के रखा जाता है, तो फिर ये तो देश का इलेक्शन है, डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है, उसे क्यों 45 डेज में हम डिलीट कर दें? और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन इसका एक सीधा उदाहरण है। वहाँ अगर सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाती तो एक गलत चीज़ हो चुकी होती, एक गलत इलेक्शन हो चुका होता और कभी हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए
हमें भी ऐसे पॉलिटिशियंस और पार्टीज़ को एंकरेज करना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी दोनों को बैलेंस करें, और उनको नहीं जो सिर्फ प्रिवेसी के बहाने ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करते चले जाएं, फिर चाहे वो हमारे फेवरेट लीडर ही क्यों ना हो या हमारी फेवरेट पार्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसी में है कि ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी का बैलेंस हो। हम इंस्टीट्यूशंस पर ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, वहाँ भी इंसान ही बैठे हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ब्लाइंड फेथ सिर्फ भगवान पे किया जाता है, इंसानों पर नहीं। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ एक टेक्निकलिटी का मसला नहीं है, ये इलेक्शंस के लिए हम लोगों का ट्रस्ट का मामला है, और बिना ट्रस्ट के डेमोक्रेसी बिल्कुल खोखली हो जाती है। और हाँ, अगर आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।